हेलो स्टूडेंट्स। आपने न्यूज़ डिबेट्स में या शायद अपने घर में ही लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा, अरे ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी हैं, सब करप्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ना आम राय अक्सर ऐसी ही नेगेटिव होती है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इनके बिना एक मॉडर्न डेमोक्रेसी काम कर भी सकती है? तो चलिए इस सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज में डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक इंजन की तरह ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले उसी सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में है। आखिर हर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को इतना क्रिटिसाइज क्यों करता है? आप अपने आसपास देखेंगे, घर में, दोस्तों के बीच या न्यूज़ चैनल्स पर, ज्यादातर लोग देश की हर समस्या के लिए सीधा पार्टीज को ही ब्लेम कर देते हैं। पर क्या ये क्रिटिसिज्म सही है? और क्या इसका मतलब ये है कि हमें पार्टीज की जरूरत ही नहीं है? चलिए इस कॉमन परसेप्शन को थोड़ा अनपैक करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पार्टीज को सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन से जोड़ के देखा जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टीज का काम बस समाज को बांटना है। वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच, जैसे कास्ट, रिलीजन या रीजन के बेसिस पर डिफरेंसेस को हवा देती हैं। इससे क्या होता है? सोसाइटी में टेंशन बढ़ता है और लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और हाँ, दूसरा सबसे कॉमन इल्जाम है, आपने गैस कर लिया होगा, करप्शन का। अक्सर लोग हमारी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना, उसके लिए सीधे सीधे पार्टीज को ही दोषी ठहराते हैं। ये एक आम धारणा सी बन गई है कि पार्टीज तो बस अपने नेताओं को अमीर बनाने और करप्शन के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सब क्रिटिसिज्म्स के बाद एक सवाल उठता है, क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज को एक नेसेसरी ईविल मान लें? मतलब एक ऐसी बुराई जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता? चलिए इस पैराडॉक्स को समझते हैं कि इतनी अनपॉपुलर होने के बावजूद भी आखिर ये जरूरी क्यों है। ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स पर ले आता है। अगर सभी लोग पार्टीज को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में ये इतनी ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह मौजूद क्यों है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज से 100 साल पहले गिनती के देशों में पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, और आज आप शायद ही कोई ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री ढूंढ पाएंगे जहां पार्टीज ना हो। ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? इसका जवाब उनके काम में ही छिपा है। ये समझने के लिए कि हमें पार्टीज की जरूरत क्यों है, सबसे पहले ये समझना होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर करती क्या है। लेट्स मूव टू देयर फंक्शंस और देखते हैं कि ये कैसे हमारी डेमोक्रेसी की समझ को बिल्ड करता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शंस लड़ने और गवर्नमेंट में पावर हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं। और हाँ, वो सोसाइटी के कलेक्टिव गुड यानी सबके भले के लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पर सहमत होते हैं और उन्हें लागू करने का प्रॉमिस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कई जरूरी काम करती हैं जो डेमोक्रेसी की नींव हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ये उनका सबसे विजिबल फंक्शन है। वो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारते हैं। दूसरा, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इससे हम वोटर्स को एक क्लियर चॉइस मिलता है कि हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तीसरा, पार्टीज मेकिंग लॉज में एक डिसाइसिव रोल प्ले करती हैं। देश के कानून लेजिस्लेचर में पार्टी मेंबर्स ही तो डिबेट करते हैं और पास करते हैं। चौथा, जो पार्टी इलेक्शन जीती है वो फॉर्म्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। पांचवा, जो पार्टीज हार जाती हैं वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। उनका काम है गवर्नमेंट की गलतियों को हाईलाइट करना। छठा, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। वो इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाकर उन पर चर्चा करवाती हैं। और फाइनली सातवां, दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। सोचो, एक आम आदमी के लिए एक सरकारी ऑफिसर से मिलने से ज्यादा आसान एक लोकल पार्टी लीडर तक पहुंचना होता है ना? अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, पार्टिसनशिप। देखिए, एक पार्टी सोसाइटी के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उससे एक कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसे पार्टिसनशिप कहते हैं। इसका मतलब है किसी पार्टी के प्रति एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जिसमें एक व्यक्ति हर इशू पर सिर्फ अपनी पार्टी का साइड लेता है और एक बैलेंस्ड, निष्पक्ष व्यू नहीं ले पाता। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लाती है। रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स कहेंगे, वाह क्या पॉलिसी है, और ऑपोजिशन के सपोर्टर्स कहेंगे, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे पॉलिसी सच में अच्छी हो या बुरी। यही है पार्टिसनशिप इन एक्शन। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पार्टी जरूरी हैं। लेकिन अगला सवाल, एक डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टीज आदर्श हैं? एक, दो या बहुत सारी? चलिए दुनिया में मौजूद अलग अलग पार्टी सिस्टम्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए इस टेबल को देखते हैं, इससे सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहला है वन पार्टी सिस्टम, जैसा कि चाइना में है। यहाँ लोगों के पास कोई रियल चॉइस नहीं होता, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है।
फिर आता है टू पार्टी सिस्टम, जैसा यूएसए और यूके में है। यहाँ दो मेन पार्टीज के पास ही जीतने का सीरियस चांस होता है और पावर इन्हीं दोनों के बीच आती जाती रहती है। और आखिर में है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा इंडिया में है। यहाँ वोटर्स के पास कई पार्टीज का वाइड चॉइस होता है और अक्सर कई पार्टीज मिलकर कोalition यानी गठबंधन की सरकार बनाती हैं। इंडिया जैसे विशाल और डाइवर्स देश के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम ही सबसे बेहतर माना जाता है। सोच के देखिए, हमारी सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि उसे 2 या 3 पार्टीज अकेले रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती। इस सिस्टम में जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो वो दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस बनाकर गवर्नमेंट बनाती है। आपने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए का नाम तो सुना ही होगा। ये ऐसी ही अलायंसेस हैं। इंडिया में एक फेडरल सिस्टम है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट्स हैं, एक पूरे देश के लिए जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरी हर स्टेट के लिए यानी स्टेट गवर्नमेंट्स। इसी स्ट्रक्चर की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। चलिए, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, जिनको रीजनल पार्टीज भी कहते हैं, के बीच का फर्क समझते हैं। नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी या कांग्रेस, इनका प्रेजेंस पूरे देश में होता है। इनकी पॉलिसीज नेशनल लेवल के इश्यूज से डील करती हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्टेट पार्टीज, जैसे तेलुगु देशम पार्टी या समाजवादी पार्टी। ये एक या कुछ स्टेट्स में ही स्ट्रांग होती हैं और उनका फोकस रीजनल यानी उस स्टेट के इश्यूज पर ज्यादा होता है। ओके, तो अब वापस आते हैं पार्टीज के प्रॉब्लम्स पर। हमने शुरू में बात की थी ना क्रिटिसिज्म्स की। उनके पीछे कुछ अहम कारण हैं और अहम बात यह है कि ये चैलेंजेस बाहर से नहीं बल्कि पार्टीज के अंदर से ही आते हैं। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज 4 बड़े इंटरनल चैलेंजेस फेस कर रही हैं। पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब पार्टी के अंदर सारी पावर एक या 2 टॉप लीडर्स के हाथ में रहती है, आम मेंबर्स की कोई सुनवाई नहीं होती। दूसरा चैलेंज है डायनास्टिक सक्सेशन। हम अक्सर देखते हैं कि पार्टी के टॉप पोजीशंस एक ही परिवार के लोगों को मिलते जाते हैं, जो दूसरे काबिल लीडर्स के लिए अनफेयर है। तीसरा, मनी एंड मसल पावर का बढ़ता हुआ रोल। पार्टीज उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जो या तो बहुत अमीर हों या जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। और चौथा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। हाल के सालों में बड़ी पार्टीज की पॉलिसीज में इतने कम फर्क रह गए हैं कि वोटर्स को लगता है कि उनके पास आपसी में कोई बेहतर विकल्प ही नहीं बचा। तो इन सीरियस चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या पार्टीज में सुधार हो सकता है? बिल्कुल। लेट्स लुक एट सम ऑफ द एफर्ट्स एंड सजेशंस जो हाल के सालों में इन पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए किए गए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी डिफेक्शन की। इसका मतलब है जब कोई चुनाव रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कोई एमएलए या एमपी, अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, अक्सर पर्सनल फायदे जैसे पैसों या मिनिस्टर पोस्ट के लिए। इसे आया राम गया राम की राजनीति कहा जाता था, जो सरकारों को बहुत अनस्टेबल करती थी। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। अब अगर कोई एमएलए या एमपी पार्टी बदलता है तो उसे लेजिस्लेचर में अपनी सीट खोनी पड़ेगी। इस लॉ ने बड़े पैमाने पर होने वाले डिफेक्शंस को जरूर कम किया है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इससे पार्टी लीडर्स को अपने एमपीज और एमएलएज पर बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल गया है। एक और बड़ा चैलेंज है इलेक्शंस में मनी एंड मसल पावर का प्रभाव। पार्टीज अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं जिनके पास या तो बहुत पैसा हो या जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। उन्हें लगता है कि ऐसे लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि ये एक आम ईमानदार इंसान को पॉलिटिक्स से दूर कर देता है। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया है। अब हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ते वक्त एक एफिडेविट फाइल करना जरूरी है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें उसे अपनी प्रॉपर्टी और अपने खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केसेस की पूरी डिटेल देनी होती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और वोटर्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ, अभी भी ये चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है कि एफिडेविट में दी गई जानकारी सही है या नहीं, पर फिर भी ये एक बड़ा कदम है। तो चलिए इस चैप्टर को फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल हैं और 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। हमने 3 पार्टी सिस्टम्स देखे, 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टी पार्टी। इंडिया में पार्टीज इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, डायनास्टिक सक्सेशन और मनी पावर जैसे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ और एफिडेविट जैसे रिफॉर्म्स इनको सुधारने की कोशिश है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी डेमोक्रेसी की क्वालिटी उसके पॉलिटिकल पार्टीज की क्वालिटी पर ही डिपेंड करती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश टर्म्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, पार्टिजनशिप, डिफेक्शन, एफिडेविट, अलायंस। अब आपके लिए कुछ क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1,
बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? और क्वेश्चन 2, भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है? इनके जवाब सोचिए और टेक्स्ट बुक में जरूर चेक कीजिए। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। अगर ये सच है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे समाज का ही आईना है, तो उन्हें बेहतर बनाने में आपका एक स्टूडेंट और देश के एक जागरूक भविष्य के नाते क्या रोल हो सकता है? इस पर जरूर सोचिए